ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल शेल। ओके, अब ध्यान से सुनिए, ये हमारा गॉसेस थ्योरम का लास्ट एप्लीकेशन है और यहां पर हमको ये देखना है कि मान लीजिए आपके पास ये कोई थीन स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल मतलब केवल एक कवच टाइप का, अंदर खोखला है, केवल एक बाहरी रूप से आवरण है, हाँ प्लास्टिक बॉल जैसी, करेक्ट है। मगर ये चार्ज शेल है, इसको चार्ज दिया गया है, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज इसको दिया गया है, चार्ज शेल है, लिखा है ना, देखो चार्ज थीन स्फेरिकल शेल है। और सुनिए सब ध्यान से, आपको पता है जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो वो ऑलवेज उसके बाहरी सरफेस पे रहता है, आउटर सरफेस पे रहता है, हाँ अंदर में कोई चार्ज नहीं रहता। इस बात को भली बात ही याद रखना। तो अगर आप इसको प्लस चार्ज दिए हो तो वो केवल और केवल कहाँ रहेगा, इसके ऊपरी पृष्ठ पर आउटर सरफेस पे रहेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। इसका सेंटर ओ कह देता हूँ मैं, सॉरी, ठीक है। और रेडियस क्या कह देता हूँ मैं, आर, कैपिटल आर कहता हूँ, कौन सा आर। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, हमको इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थीन स्फेरिकल शेल के कारण किसी बिंदु पर इंटेंसिटी कितनी होगी ये पता करना है। किसी बिंदु पर इंटेंसिटी कितनी होगी ये पता करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर वो जो जिस बिंदु की आप बात कर रहे हो, जिस बिंदु पर आप इंटेंसिटी पता करना चाह रहे हो, वो बिंदु आप कहाँ चुनोगे, कौन सी जगह पे चुनोगे। तो उसके लिए तीन ऑप्शन है। वो बिंदु इस चार्ज शीट के अंदर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, उसी के बाउंड्री पे, और इसके बाहर भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आपके पास तीन केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे, इस बात को ध्यान रखिए आप लोग, तीन केस बनेंगे। पहला केस ये है कि व्हेन पॉइंट P lies outside of the spherical shell, outside of the spherical shell, यानी कि बिंदु P कहाँ हो, बाहर हो, और इस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी पता करनी है। तो ध्यान रखिए, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होता है क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो अब हम पॉइंट P से होकर गुजरता हुआ एक क्लोज्ड सरफेस बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं पॉइंट P से गुजरता हुआ एक क्लोज्ड सरफेस बना रहा हूँ, ये इस तरीके से गोले के रूप में बना रहा हूँ, यस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। पॉइंट P से गुजरता हुआ एक क्लोज सरफेस बना रहा हूँ, ये गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करेगा, यानी कि अब इस सरफेस पर हम गॉस थ्योरम लगाएंगे और पॉइंट P की आप सेंटर से दूरी जो है, ये आर को मैं नीचे लिख देता हूँ, ये दूरी आप स्मॉल आर मानेंगे, क्या मानेंगे, स्मॉल आर मानेंगे। कोई डाउट है क्या। अब सुनिए मेरी बात, पॉइंट P पर आप एक स्मॉल सरफेस की कल्पना कीजिए, छोटा सा सरफेस एलिमेंट की कल्पना करो आप, ds कह दो उसको, क्या कह दो, ds कह दो। इस पर जो इंटेंसिटी होगी, ठीक है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो उधरिच होगी और इस सरफेस की डायरेक्शन भी इधरिच होगी, दोनों डायरेक्शन सेम सेम होगी। हम ये इस टाइप पर लगभग 2-3 और डेरिवेशंस में देख चुके हैं, आपने देखा है ना, ठीक है। अब सुनिए, अब ध्यान से सुनिए सर, मुझे बताइए कि इस स्मॉल एलिमेंट से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस स्मॉल एलिमेंट से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उसको हम कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिखेंगे, है ना। ये स्मॉल एलिमेंट से गुजरने वाला है सर। अगर आपको पूरे इस बड़े वाले पूरे स्फीयर से, स्फेरिकल शेल से, इस पूरे सरफेस से गुजरने वाला अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। करते हैं ना हम लोग, विद इन क्लोज सरफेस एस, और इसको आप नाम दे दिए फाई ई। क्लियर है सर। चलिए सर इसको आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को, और ये सरफेस एस हो गया, इसका फॉर्मूला लगाओ, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर मतलब ई डी एस कॉस थीटा, जीरो होगा यहाँ पे क्योंकि ई और डी एस की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो कॉस जीरो होगा। तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, ई को बाहर निकाल देते हैं, ये डी एस बचेगा। समझ में आया कि नहीं है, सेम बन रहा है सर। हाँ सर, ई ये कौन है सर,
ds क्या था, छोटा सा हिस्सा था। इंटीग्रेशन मतलब पूरे जो आपने सरफेस लिया हुआ है उसका पूरे का टोटल सरफेस एरिया, तो कितना होता है आपको पता है, 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर बिकॉज जो बड़ा वाला जो गोला है, बड़ा वाला जो सरफेस है उसका मैंने रेडियस स्मॉल आर दिया है। समझ में? बिंदु पी की यहाँ दूरी कितनी थी, स्मॉल आर थी, आपको पता है ना, 4 पाई आर, इसको लिखना है। ये फाई आपका तैयार हो गया। कहीं कोई डाउट है क्या? पक्का? किंतु मैं बताया था ना आपको, आप जो भी चार्ज कंडक्टर ले रहे हैं, जो भी चीज ले रहे हैं, उसके कारण फ्लक्स निकाल लीजिए, फिर किससे इक्वेट कर दो, गॉस थ्योरम से आपको इक्वेट करना है। अब वो समय आ गया जब हम वो लाइन लिखने वाले हैं, बट बाई गॉसेस थ्योरम फाई ई की वैल्यू होती है क्यू बाई एप्सिलॉन 0। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इक्वेशन नंबर 2 कह दो, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से क्या होगा सर, ई गुणित 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन 0, ई की वैल्यू आएगी, इसको नीचे ला लो, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ई की वैल्यू आपके हाथ में। समझ में आए कि नहीं? कुछ कठिन है क्या? सेम काम किए थे हम लोग, है ना, कूलॉम्स लॉ जब डिराइव कर रहे थे। तो अब सुनिए, ये फॉर्मूला आपको जाना पहचाना सा लग रहा है कि, बोले सर हाँ सर एकदम जाना पहचाना सा लग रहा है। याद है आपको? कैसे जाना पहचाना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? याद करो वो दिन जब आप कूलॉम्स लॉ डिराइव कर रहे थे। क्या डिराइव कर रहे थे? तो आपने शुरुआत कहाँ से करी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाले हिस्से में आप देखो उसको। आपने लिया था पॉइंट ओ पर एक प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट ओ पर क्या लिया था, और कुछ आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया था, फिर वो क्लोज सरफेस की कल्पना करके उसे आपने डिराइव किया था। आंसर इतना ही आया था। आंसर पक्का? ये क्या है, इंटेंसिटी। क्या है ये? किसके कारण? क्यू चार्ज के कारण। किसके कारण? वो क्यू चार्ज जो हमने उस दिन लिया था वो एक पॉइंट पे रखा था, वो एक कहाँ रखा था? आंसर इतना ही आया था। आंसर आज जो हमने स्फेरिकल शेल लिया है उसका चार्ज सरफेस पर फैला हुआ है, लेकिन आंसर उतना ही आया है। मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ समझ में आ रहा है? उस दिन वाला मैंने चार्ज कहाँ लिया था? किसी एक पॉइंट पर, वो चार्ज पॉइंट पे रखा हुआ है, उतनी ही दूरी पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये आया था। आज मैंने चार्ज लिया है स्फेरिकल शेल पर, तो वो उसके सरफेस पे है, और उतनी ही दूरी पर यानी आर दूरी पर मैंने इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला, तो उतना ही आया है जितना कि चार्ज को एक पॉइंट में रखने पर आया था। उतना ही फॉर्मूला तब आया है जब आप चार्ज को स्फेरिकल शेल के सरफेस पे दिए, तब भी उतना ही फॉर्मूला है। मैं बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है? 2 बार दोहराया हूँ। इसका मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब ये है कि जब कोई आप स्फेरिकल शेल को, स्फेरिकल सर्कल को जब आप कोई चार्ज देते हो, क्या देते हो? जब आप यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल शेल को जब आप कोई चार्ज देते हो, तो भले ही वो चार्ज उसके आउटर सरफेस में रहता है, कहाँ रहता है? आउटर सरफेस में रहता है, लेकिन वो बिहेव इस तरीके से करता है जानो मानो वो पूरा चार्ज उसके सेंटर पे हो। बिहेव किस तरीके से करता है? जानो मानो मतलब मानो उसको पूरा चार्ज कहाँ हो, उसके सेंटर पे केंद्रित हो, सेंटर पे आके बैठा हो, सेंटर पे आके इकट्ठा हो। क्योंकि आप देखो ना, फॉर्मूला क्या है इसका, ये फॉर्मूला वही है, ये फॉर्मूला वही है जो फॉर्मूला हमने तब निकाला था जब हमने क्यू चार्ज को एक पॉइंट पर रखा हुआ माना था, और उतनी ही दूरी पर पॉइंट पी पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला जब निकाला था। कलिच की बात है। कब की बात है? कलिच की बात है कि पॉइंट ओ पर क्यू चार्ज रखा हुआ है और पॉइंट पी पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था, इतना ही निकाला था। और आज चार्ज को हमने पॉइंट पे नहीं लिया है, कहाँ लिया है? हाँ, हमने स्फेरिकल शेल को चार्ज दिया है और वो चार्ज आउटर शेल पे फैला हुआ है, लेकिन इंटेंसिटी का फॉर्मूला उस जितनी दूरी उस दिन ली थी आज भी उतनी दूरी लिया हूं मैं, 8 दूरी पर पॉइंट पी है, उतना ही आया है ना? मैं भी बोल रहा, समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या है? चार्ज एक बिंदु पर रखा हो, चाहे स्फेरिकल शेल के उस पर फैला हो, है ना, अगर आप दूरी ले रहे हैं सेम, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला सेम आया। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा चार्ज है ना, कहाँ पे माना जाता है? सेंटर पे रखा हुआ है। ऐसा ऐसे माना जाता है कि पूरे सेंटर पे रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो सरफेस पे रहता है। इस बात को भी आप नोट करिए, बीच में चार्ज नहीं रहता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है मानो कि चार्ज सेंटर पे। इस बात को समझना।
पक्का? केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड सिखाऊं अब? केस सेकंड ये है, पॉइंट पी को आप कहाँ रखेंगे? गोले पर रखते हैं, गोले पर बोलने का मतलब क्या है? उस पे, उसके बाउंड्री पे, उस पे रखेंगे, ठीक है। सो ये क्लियर हुआ? मिटाओ इसको, ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं। कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं रहा होगा आपको, काफी इजी है क्योंकि ये। अब सुनो, सुनो सर, सर सुनो, केस सेकंड ये है, व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल। ऑन बोलने का मतलब है कि अब पॉइंट पी न बाहर न अंदर, उस पे ही रहेगा। तो जब पॉइंट पी, ये तो अपना स्फेरिकल शेल मैंने बना दिया सर, है ना, और जब पॉइंट पी आप उस पर ही रखोगे, केंद्र से लेकर के इसकी जो दूरी थी वो कैपिटल आर थी, क्या थी? और पॉइंट पी को आपने पहले बाहर चुना था, तो वहां से वहां तक की दूरी को आपने क्या कहा था? अब आप स्मॉल आर किसको कहेंगे? बोलोगे सर पॉइंट पी तो आपने वहीं ला लिया। अब आप अगर स्मॉल आर इसको कह भी दोगे तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट पी मैंने वहीं ले लिया है। तो जो स्फेरिकल शेल की रेडियस है वही कैपिटल आर है और वही क्या है? स्मॉल आर भी है। पहले स्मॉल आर क्या था? बड़ा था, क्यों? बाहर था। बहुत सरल सी बात है। अब पॉइंट भी वही है तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में कोई फर्क, इसलिए इक्वल है। इसीलिए आपने केस फर्स्ट में जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर बस रख दो, खेल खत्म है आपका। इसका मतलब इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या डिराइव किया था यहाँ पे? 1/4 पे एप्सिलॉन 0 क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर डिराइव किया था, वहां क्या रख दो, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर सेम हो चुके हैं। आपका आंसर आ गया। केस 2 में और कुछ नहीं करना है। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? चलिए केस 3 पढ़ते हैं। When point P lies inside the spherical shell, कहाँ रहेगा ये? स्फेरिकल शेल के अंदर रहेगा। चलिए फोटो बनाते हैं। पहले तो जो मेन स्फेरिकल शेल है मैं उसको बनाऊंगा। सेंटर हो गया O, ये स्फेरिकल शेल है, ठीक है, ये स्फेरिकल शेल। अब सुनिए, ध्यान से समझिएगा, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। क्या है इसकी रेडियस? ध्यान रहे, पूरे चित्रों को बनाते समय भूल से भी यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज मत लिख देना। चार्ज एक्चुअल में सरफेस पर है, ठीक है, हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब सुनो, अब पॉइंट पी पहले मैंने बाहर लिया, फिर मैंने सरफेस पर लिया, अब मुझे कहाँ लेना है? ये मैंने अंदर ले लिया, ये क्या लो, पॉइंट ले लिया अंदर। गॉस थ्योरम लगाना है सर आपको, तो क्या लगाना है सर आपको? तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए आपको क्लोज्ड सरफेस की कल्पना को तो करनी ही पड़ेगी सर। जब पॉइंट पी आपने बाहर चुना था तब आपने बड़ा गोला बनाया, पॉइंट पी आप आपने अंदर चुना है तो आप छोटा गोला बनाएंगे, लेकिन गोला तो बनाएंगे ही बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं? ये आर जो है यहाँ से यहाँ, इसकी रेडियस है ना, जो मेन स्फेरिकल शेल है उसकी रेडियस है। अब उस स्फेरिकल शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जो चार्ज था वो तो बाहर है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो बिंदु हमने चुना था, वो स्फेरिकल शेल के बाहर चुना था, स्फेरिकल शेल के। तो जो बड़े वाले सरफेस की कल्पना किया था, जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया था, उसके अंदर ये छोटा वाला गोला आ गया था और उसके अंदर चार्ज हमको दिख रहा था। मेरे को समझ में आ रहा है? पहले गॉसियन सरफेस बनाने से उसके अंदर चार्ज था, और वो कौन सा चार्ज था? जो मेन स्फेरिकल शेल वाला था वो वाला चार्ज था। लेकिन अब पॉइंट पी को अंदर लेने से जो गॉसियन सरफेस किसको बोल रहे पता है? जो तुम एक्स्ट्रा जो कल्पना करके बनाते हो वो गॉसियन सरफेस है। जैसे यहाँ पे ये स्फेरिकल शेल हो गया जो दिया है, लेकिन गॉसियन सरफेस कौन सा है? जो तुमने पॉइंट पी को घेरता हुआ, उससे होकर जाता हुआ जो तुमने अलग से बनाया उसको गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं। यहाँ पे गॉसियन सरफेस कौन सा है? अंदर वाला। उसके अंदर कितना चार्ज है? एक भी नहीं, क्योंकि स्फेरिकल शेल अब बाहर हो गया है, आपने गॉसियन सरफेस को अंदर बनाया है, बिकॉज पॉइंट पी अब आपने अंदर चुना था। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? बढ़े आगे चले। अब मुझे बताओ, अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना होगा? अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला अब आपको लगाना है, कितना होगा? चलिए बताइए सर, ध्यान से देखिएगा। सेम कहानी चलेगी। कौन सी कहानी? सेम कहानी। टोटल फ्लक्स कितना होगा सर? क्लोज्ड इंटीग्रेशन विद इन सरफेस एस
ई डॉट डी एस, समझ में आ रहा है? फिर वही कहानी होगी, ई डी एस कॉस 0, और ये होगा ई बाहर निकलेगा, कॉस 0 1 होगा, और जो ये बचेगा उसको आप क्या लिख देंगे सर, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? ये जो दूरी है आर ली है, यानी यहाँ पे कौन सा केस बन गया, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। पहला वाला कौन सा केस था, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ग्रेटर देन क्यों? क्योंकि बिंदु पी कहाँ चुना था, बाहर, तो देख लो स्मॉल आर इतना बड़ा है और कैपिटल आर छोटा है। क्यों? क्योंकि वो मेन स्फेरिकल शेल का रेडियस था। दूसरा वाला जो मैंने केस चुना था वहां पे क्या था, दोनों बराबर। क्यों दोनों बराबर? क्योंकि उसी पर चुना था मैंने, स्फेरिकल शेल के पृष्ठ पर ही चुना था, और यहाँ पे अंदर चुना करके स्मॉल आर छोटा हो गया या बड़ा हो गया। गॉस थ्योरम लगाओ, किंतु गॉस प्रमेय से, बट बाई गॉस थ्योरम क्या होगा बताओ, फाई कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको 2 कह दो, दोनों को कंबाइन करो, क्या मिलेगा बताइए, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन 0। ई की वैल्यू निकालने के लिए आपको पलटाना पड़ेगा, है ना भाई, एप्सिलॉन 0 और क्यू बाई आर स्क्वायर, मैं अरेंज करके लिख दिया। बट जिस गॉसियन सरफेस की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, उसके अंदर, तो बोलोगे सर आप उसके अंदर की क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि गॉस थ्योरम क्या कहता है, किसी भी सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट याद करो आप, गॉस थ्योरम का कहना क्या है आप वो याद करो, किसी भी सरफेस से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के अंदर, न कि बाहर, अंदर जितना चार्ज प्रेजेंट है उसका 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 मल्टीपल होता है। मगर यहाँ इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो बट क्यू इक्वल 0 लिखोगे आप, क्यू इक्वल 0 करो, क्या आएगा बताओ, पूरा 0 हो जाएगा, नहीं होगा 0, पूरा 0 खत्म, यानी कि कोई इंटेंसिटी है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, आपने क्या सीखा कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के अंदर इंटेंसिटी हर पॉइंट पर 0 होती है, और बाहर जैसे जाते जाओगे तो इंटेंसिटी घटती जाएगी। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, इस पर ग्राफ भी बनेगा। कहीं डाउट है तो पूछ लो, कहीं भी डाउट है तो पूछ लो, कहीं भी डाउट है तो पूछ लो, आपके पास बहुत समय है अभी, हमारे पास आज पर्याप्त समय, बिकॉज अब चैप्टर खत्म होने वाला है। कहीं डाउट तो चलिए, अब डाउट और नहीं रहेगा, क्योंकि अब मैं एक काम करता हूँ, मैं तीनों केसेस के फॉर्मूले में एक बार लिख देता हूँ, क्या तीनों केस में हमने क्या क्या डिराइव किया उसको एक बार लिखता हूँ, फिर मैं आपको ग्राफ समझाता हूँ। केस फर्स्ट क्या था बताओ मेरे को, केस फर्स्ट क्या था, जब बिंदु P बाहर था, इसका मतलब क्या है, स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से बड़ा था, उस समय E की वैल्यू मुझे मिली थी 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। दूसरा केस जब R इक्वल R हुआ, यानी बिंदु P जब गोले पर था, पर वो देखो फोटो, ठीक है, स्फेरिकल शेल पर था, है ना, स्फेरिकल शेल पर था, तब E की वैल्यू मिली, यदि स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिखे थे सर, और आपने कुछ नहीं किया था वहां पे। और तीसरा केस जब स्मॉल r लेस देन कैपिटल R हुआ, यानी बिंदु P को जब आपने अंदर लिया, उस समय इंटेंसिटी कितनी आई, 0 आई। क्लियर है, पक्का? अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, ये r इक्वल r, ये r लेस देन r, और ये r ग्रेटर देन r, ठीक है। यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है, 0 है, और यहाँ r इक्वल r में इंटेंसिटी कितनी है बताओ बोला, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, यहाँ r इक्वल r में इंटेंसिटी कितनी है, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसके बाद आप देखो इन दोनों में इंटेंसिटी और दूरी के बीच का क्या नाता है, r ग्रेटर देन r के लिए, तो आपको पता चलेगा सर अगर सबको कांस्टेंट माने हम लोग तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी दूरी जैसे से बढ़ेगी इंटेंसिटी क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया है, इसका मतलब क्या है, दूरी जैसे से बढ़ेगी इंटेंसिटी क्या होने लगेगी। तो आपको ग्राफ को ऐसे गिरता हुआ बनाना है, ग्राफ को कैसे बनाना है, अब बोलोगे अंदर क्यों नहीं बनाया ग्राफ को, आप यहाँ से चालू किए सर, अंदर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि भैया अंदर में, यानी कि जब r लेस देन r, यानी कि गोले के अंदर तो इंटेंसिटी तुम लोग 0 लाए हो ना, इसलिए अंदर ग्राफ मत बनाना। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना वो गोले के अंदर का हिस्सा है, और वहां इंटेंसिटी कितनी है करके 0। चालू कहाँ से होती है इंटेंसिटी, सरफेस से, r बराबर r मतलब सरफेस से चालू होती है, और सरफेस से जैसे जैसे दूर हटोगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि ये नाता है दोनों के बीच।
अब ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा, बढ़िया ऐसा समझे, ऐसा दिख रहा है ग्राफ, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप इसको ऐसे ई को इधर दिखाता हुआ बना लो। सो ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है।